आलेख 3। उच्चतर माध्यमिक शाला जमगांव के छात्रावास में किसी एक सप्ताह से अलग अलग दिनों में छात्रों की संख्या और उनके लिए पकाई गई दालों की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार थे। छात्र की संख्या और उन जितने छात्र हैं उन छात्रों के लिए दालों की मात्रा किलोग्राम में यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। आंकड़े छात्र की संख्या दाल की मात्रा के रूप में। आंकड़े किसमें है? छात्र की संख्या और दाल की मात्रा के रूप में है, दिए हुए हैं। अब क्या छात्रों की संख्या और उनके लिए पकाई जाने वाली दाल की मात्रा में कोई संबंध है? आइए इसे आलेख बनाकर समझें। आप देख रहे हैं कि छात्र की दाल की मात्रा छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा या कम हो रही है। जैसे कि इस आलेख को देखकर हम बता सकते हैं कि छात्र की संख्या जब 16 थी तो 1.28 केजी बन रहा था। उसके बाद इससे अधिक कितना हुई? 17 हुई तो 1.36 बढ़ रही है। उसके बाद 18 हुई मतलब 18 हुई छात्रों की संख्या तो 1.44, 19 हुई तो 1.52। एक एक मतलब एक एक जब छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो मात्रा भी दाल की, जो पकाई जाने वाली दाल की मात्रा है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद 21, 22, 23 छात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगी? दाल की पकाई जाने वाली दाल की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। क्या इस बदलाव की कोई निश्चित दर है? आपस में चर्चा करें। इस आलेख में एक बात ध्यान देने की है, यहाँ ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता। ऐसा कई आलेख में होता है जहाँ कई बार आंकड़े शून्य के नजदीक से शुरू नहीं होते। ऐसी स्थिति में हम आलेख पर इस चिन्ह के द्वारा खाली जगह को दर्शाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए आलेख में एक्स अक्ष पर आंकड़े 16 से शुरू होते हैं और 1 से 16 के बीच कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए एक्स अक्ष पर मूल बिंदु 0 से 16 के बीच भाग को इस चिन्ह से दर्शाया गया है। अब इस आलेख को ध्यान से देखने पे हमें दिए गए आंकड़ों को दर्शाना कैसे दर्शाते हैं उसको पता चलेगा। देखो, छात्रों की संख्या को एक्स अक्ष पे दर्शाया है और इन छात्रों के लिए पकाई जाने वाली दाल की जो मात्रा है किलोग्राम में उसको वाई अक्ष में दर्शाया गया है। पहले 16 छात्र थे, है ना, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसा करके छात्र हैं। तो छात्रों की संख्या पे दाल की मात्रा जो है डिपेंड है ना। तो जो इंडिपेंडेंट राशि होती है उसे एक्स अक्ष पे दर्शाते हैं, जो डिपेंडेंट होती है उसे वाई अक्ष पे दर्शाते हैं। तो छात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो पकाई जाने वाली दालों की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो डिपेंडेंट राशियों को एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे दर्शाते हैं। 16 छात्र थे तो पकाई जाने वाली दाल की मात्रा थी 1.28। अच्छा, 1 पॉइंट करके है वैल्यू जो भी है, इस साइड तो एक्स अक्ष में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। वाई अक्ष में दाल की मात्रा को किलोग्राम में तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 और ऐसे करके दर्शाया गया है ना, 1.28 ऐसे करके। तो 1.28 कहाँ पे आएगा? 1.3 के जस्ट पास में, है ना। तो 16 छात्रों के लिए 1.28 केजी दर्शाया गया। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। उसी प्रकार से 17 छात्रों के लिए कितना पकाया गया है दाल?
1.36। इसमें छात्रों की संख्या को लाइन के बाद नहीं दिया है, लेकिन हमें 16 के बाद 17 आता है, 17, 18, 19, 20 नहीं दिया हुआ है, फिर 21 एक लाइन छोड़ के, फिर 22, फिर 23। अच्छा, यहाँ पे हमें पैमाना भी बताना है कि एक्स अक्ष में जो हम छात्रों की संख्या ले रहे हैं उसमें एक बड़ा खाना को एक छात्र माने, एक बड़ा खाना को एक छात्र, 16 छात्र मतलब एक 0 से लेकर 16 को एक छात्र माने हैं, है ना। फिर इसके बाद एक एक छात्र बढ़ते जा रहे हैं, 0 से लेकर 16 क्या है, बहुत बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा है। फिर इसके बाद 16 से लेकर 17 जो एक बड़ा खाना है वो कितना है, एक छात्र का। फिर 18, फिर 19, फिर 19 के बाद 20 नहीं दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो 2 खाने बाद 21 है ना, 21 को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रत्येक खाना, एक बड़ा खाना एक छात्र को। उसी प्रकार से वाई अक्ष में एक बड़ा खाना एक 0.1 किलोग्राम को दर्शा रहा है। 1.1 के बाद 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस प्रकार से हम दर्शाए हैं। इस वजह से एक जो बड़ा खाना है वो 0.1 किलोग्राम को दर्शा रहा है। ठीक है, अब 1.36 है, 13 छात्रों के लिए 1.35 से थोड़ा ऊपर 1.36। उसी प्रकार से 18 छात्रों के लिए, 18 छात्रों के लिए एक 1.44 कहाँ पे आएगा, 1.44 1.45 से जस्ट नीचे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आलेख को दर्शाया जाता है, और जो बिंदु जहाँ पे मिलेगी उस बिंदुओं को मिला करके एक सरल रेखा बनती है, सरल रेखा खींचना है। यही सरल रेखा क्या है, उस छात्रों की संख्या और दाल की मात्रा के बीच में आलेख है। ठीक है, सोचे और चर्चा करें। यदि तीन क्रमांक के साथ पकाई दाल की मात्रा अथवा उपस्थित बच्चों का आलेख बनाएं तो कैसा होगा, देखते हैं। उसके बाद है आलेख चौथा। फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा। उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है। क्या हम प्रत्येक दिन बचे हुए चावल का आलेख बना सकते हैं? हल: इस आलेख के आंकड़े दिन बचे हुए चावल की मात्रा के रूप में है। पहला बिंदु 1, 2, 1 मिनट। इस आलेख के आंकड़े बचे हुए दिन और बचे हुए चावल की मात्रा के रूप में है। क्या हम प्रत्येक दिन बचे हुए चावल का एक आलेख बना सकते हैं? दिनों की क्रम संख्या और बचे हुए चावल की मात्रा किलोग्राम में। दिनों की क्रम संख्या, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, 5 दिन है ना। उसके यहाँ क्या हम बढ़ते हुए फूलमती अपने घर पर 4 किलोग्राम चावल खरीदा। कितना किलोग्राम खरीदा? 4 किलोग्राम। और प्रत्येक दिन कितना बन रहा है? 500 ग्राम। तो 0.5 किलोग्राम, 500 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 0.5 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो इस आलेख के आंकड़े दिन में है और बचे हुए चावल की मात्रा में है। पहला बिंदु 1 और 3.5 और 5वां बिंदु 5 एंड 1.5 है। आप देख रहे हैं कि 1 मिनट, पहला बिंदु क्या है? 1 एंड 3.5। ठीक है, पहले दिन में क्या हम प्रत्येक दिन बचे हुए चावल के आलेख। 1 मिनट, पहला दिन में 500 ग्राम चावल बन रहा है। ठीक है, तो इसी पहले दिन में बचे हुए चावल के आलेख, प्रत्येक दिन बचे हुए चावल का आलेख बनाना है। बचा हुआ चावल एक दिन के बाद कितना बच गया? 500 ग्राम बन गया है, तो 3.5 किलोग्राम
3.5 किलोग्राम चावल बच गया, तो पहला दिन में बचा हुआ चावल का आलेख मिल जाएगा 3.5। उसी प्रकार से दूसरा दिन चावल बना तो कितना 5 और 5 मिल करके 1 kg बन गया। 500 ग्राम 500 ग्राम मिल के 1 kg बन गया। बचा कितना 3 kg। 3 kg बचा, तो दूसरे दिन का आलेख बचा हुआ कितना बन जाएगा 3.0 है ना यहाँ पे। उसी प्रकार से तीसरा दिन में 1.5 बन गया। वो 1 किलो 500 ग्राम क्या बना चावल बना। बचा कितना 2 किलो 500 ग्राम बचा है चावल है ना। तो तीसरा दिन का आलेख क्या हो जाएगा 2.5। उसी प्रकार से चौथा दिन का आलेख हो जाएगा 2। पांचवा दिन का आलेख हो जाएगा 1.5 है ना। 5 एंड 1.5। इस प्रकार से हम आलेख दर्शा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दिनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बचे हुए चावलों की मात्रा कम होती जा रही है। अगर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो चावल की मात्रा क्या हो रही है कम होती जा रही है। क्या आप आलेख को देखकर बता सकते हैं कि चावल कब खत्म हो जाएगा, खत्म कब हो जाएगा। आलेख और नीचे बढ़ते जाएगा तो छठवें दिन में कितना चावल बच जाएगा 1 kg है ना। फिर सातवें दिन में कितना चावल बच जाएगा 0.5 kg। फिर आठवें दिन में 0 kg। तो चावल कब खत्म हो जाएगा 8वें दिन में चावल खत्म हो जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं, आलेख को देख करके बता सकते हैं कि 8वें दिन में चावल खत्म हो जाएगा। और वैसे भी 4 दिन के लिए चावल आया है 500 ग्राम बन रहा है, मतलब ½ kg बन रहे हैं ना। एक एक दिन में ½ kg बन रहे हैं, तो 4 दूनी 8 दिन तक पूरेगा। 8 दिन तक चावल क्या हो जाएगा उस फैमिली के लिए, फूलमती के घर के लिए उतना दिन तक चलेगा है ना। 8 दिन तक करके देखें। अपने आसपास से इसी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे कर इन आंकड़े से आलेख बनाइए। आलेख 3 और 4 दोनों एक सरल रेखा है, किंतु दोनों एक दूसरे से विभिन्न है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था दाल स्टूडेंट की मात्रा बढ़ते बढ़ते दाल की मात्रा भी उस हिसाब से बढ़ रही थी, पकने वाली दाल की मात्रा। यहाँ पे दिन कम होते या होते पहला दिन दूसरा दिन कम दिन क्या बढ़ते बढ़ते चावल की मात्रा क्या हो रही है कम हो रही। जितने दिन बीत रहे हैं चावल की मात्रा उतनी कम हो रही। ये डिफरेंस है दोनों में है ना। आलेख 3 और 4 में एक्स वाई की तालिका बनाएं। आलेख 5 वर्गों की एक भुजा की माप उन वर्गों की परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में, वर्ग की का परिमाप सेंटीमीटर में, वर्गों की भुजा की माप व उन वर्गों की सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, वर्गों की भुजा की माप है, वर्गों का परिमाप सेंटीमीटर में। वर्ग की एक भुजा है 1 सेंटीमीटर है ना, तो चारों भुजा कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की, और इसका परिमाप कितना होगा चारों को जोड़ करके 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और चारों को फिर जोड़ करके परिमाप मिल जाएगा 8। उसी प्रकार से जितनी भुजा उतना ही गुणा में 4 करके परिमाप मिलेगा हमें। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आंकड़े से आलेख बनाना है एक्स और वाई मान के। अब एक्स अक्ष पे किसको दर्शाना है, वाई अक्ष पे किसको। एक्स अक्ष पे जो इंडिपेंडेंट होता है उसको दर्शाना है, और जो डिपेंडेंट होता है उससे किसमें वाई अक्ष पे दर्शाते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि 1 2 3 4 ये जो वर्ग की भुजा है वो इंडिपेंडेंट है, और ये वर्ग की भुजा पर उसका परिमाप डिपेंडेंट है, मतलब कि आश्रित है। ये स्वतंत्र है, ये आश्रित है ना।
तो अगर भुजा जितनी होगी उतना ही उसका परिमाप होगा। तो ये स्वतंत्र राशि है, ये आश्रित राशि, इसीलिए एक्स अक्ष पर भुजा को और वाई अक्ष पे वर्ग की परिमाप को हम दर्शाएंगे। ठीक है। एक्स अक्ष पर कौन से आंकड़ा चुने? एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा की माप को चुनेंगे और वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुने? तो वाई अक्ष पे वर्ग की परिमाप हम कह सकते हैं। हल। इस आलेख में हम देख पा रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा की माप में वृद्धि होने से उसके परिमाप में भी वृद्धि हो रही है। ऊपर दिए हुए आंकड़ों के में वर्ग की भुजा की माप एक स्वतंत्र चर है और वर्ग का परिमाप आश्रित चर है। अतः एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा की माप और वाई अक्ष पर वर्ग की परिमाप दर्शाएंगे। ठीक है, ये कैसे किया हमने देख लिया। अब एक बड़ा खाना, इस आलेख में एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है ना। वर्ग की सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वर्ग की जो भुजा है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 1 से लेकर 7 तक इसमें आंकड़े दिए हुए हैं एक्स अक्ष में, है ना। तो 1 से लेकर 7 तक के हम बिंदु यहाँ पे करेंगे और एक बड़ा खाना को क्या बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से वाई अक्ष में एक बड़ा खाना 4 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है, क्योंकि 4, 8, 42 ऐसा करके यहाँ पे आंकड़े दिए हुए 4, 8, 16, 20, 24, 28 आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 मिनट। एक भुजा जब 3 सेंटीमीटर है तो 3 दूनी 3 चौक 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 42 नहीं 12, 42 है तो 3 उसका क्या है भुजा। 42 अगर सॉरी 12 उसका परिमाप है तो भुजा कितनी है 3। ठीक। अब आलेख 6, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने से प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। इनकी सहायता से एक आलेख बनाइए। किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए किसी वर्ग की एक भुजा में की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल की, यहाँ पे परिमाप था, यहाँ पे क्षेत्र, भुजा में परिवर्तन हो रहा है, इनकी सहायता से आलेख बनाना है। अगर भुजा की माप सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप 4 हो जाएगा। अगर भुजा की एक भुजा के माप 2 सेंटीमीटर है तो भुजा का परिमाप हो जाएगा 8। उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे आलेख दिया हुआ है जो इससे पहले हमने देखा था। अब वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल के बीच खींचे गए आलेख को देखने पर यह पता चल रहा है कि वर्ग की भुजा के माप को सेंटीमीटर में एक्स अक्षर दर्शाए हैं और वर्ग की क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में किसमें दर्शाए हैं वाई अक्ष पर, है ना। तो एक जब उसका वर्ग है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 1/2 भुजा 1/2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। 1 मिनट। वर्ग का क्षेत्रफल का भी सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई, भुजा की माप कितनी है 1, तो लंबाई भी 1 चौड़ाई भी 1, 1 गुणित 1 बराबर 1। तो बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा हमें? 1 पर ही, है ना। एक्स अक्ष के लिए भी 1 और वाई अक्ष के लिए भी 1। तो
वाई अक्ष में कैसे अंक दर्शाया गया है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा करके दर्शाया गया है। तो हमें पता है कि जब एक भुजा का नाप होगा उसका तो क्षेत्रफल भी कितना आएगा उसका, 1 आएगा। तो यहीं पे मिलेगा दोनों बिंदु, एक्स अक्ष के लिए भी 1 और वाई अक्ष के लिए भी 1, क्योंकि एक बड़ा खाना पूरा 10 को 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर को, है ना। और यहाँ पे एक खाना क्या हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर यहीं पे मिलेगा। उसके बाद लंबाई गुणी चौड़ाई किसमें मिलेगा, 2 का, 2 दूनी 4, 4 2, जब उसका भुजा रहेगा तो उसका 4 क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, 5 से 1 नीचे यहाँ पे मिलेगा 4। उसके बाद 3 दूनी 6, 1 मिनट, 3 तिया 9, भुजा गुणित भुजा मतलब 3 इंटू 3। तो तीसरा बिंदु कहाँ पे मिलेगा, 10 से 1 नीचे, है ना, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 10 से जस्ट नीचे। उसके बाद 4 चौक 16, भुजा गुणित भुजा, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मिलेगा हमें एक और बिंदी, किसके लिए, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए और भुजा की माप के लिए। उसके बाद पांच भुजा है जब उसका माप, तो 5 पंचे 25 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 20 और 30 के जस्ट बीच में बिंदु मिलेगा। 6 चिक्का 36, जब भुजा उसकी 6 है तो लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे 36 आएगा। तो 40, 30 और 35 के थोड़ा सा ऊपर, एक जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, 6, ठीक है। 6 का और एक्स वाई अक्ष के लिए बिंदी हमें 36 में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 7 सत्ते 49, तो 50 से 1 कम हमें 7वें के लिए मिलेगा। अब इस आलेख को हम देख करके बता सकते हैं कि वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल के बीच खींचे गए आलेख को देखने पर यह पता चल रहा है कि लंबाई बढ़ने पर क्षेत्रफल का मान भी बढ़ता है। अगर हमें भुजा की लंबाई बढ़ रही है, भुजा की माप की लंबाई बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, किंतु यहाँ सरल रेखा के स्थान पर उड़ती हुई एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। ये जो रेखा है वो हमें उड़ती हुई एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा ना होकर, ठीक है। सोचे और चर्चा करें, आलेख 5 और आलेख 6 में आपको क्या क्या अंतर दिख रहे हैं, चर्चा कीजिए। आलेख 5 में रेखा जो मिली हमें वो सीधी रेखा मिली है ना, और आलेख 6 में एक उड़ती हुई वक्र रेखा प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से आलेख 7 दिया हुआ है यहाँ पे, मार्च महीने में किसी दिन से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का तापमान नीचे सारणी में दिया गया है। पूर्वाह्न में, अपराह्न में मतलब दोपहर में और शाम में क्या क्या है, समय, बजे, कितना बजे, 6 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, सुबह 6 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, फिर दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पे समय दिया हुआ है, ठीक है, बजे में। और उसके बाद ताप कैसे कैसे बढ़ रहा है वो भी दिया हुआ है। सुबह 6 बजे 23 था, 7 बजे 25 हो गया, 8 बजे 27 हो गया डिग्री में, सेल्सियस में, और 9 बजे 29, 10 बजे 31, 11 बजे 33, 12 बजे 35। उसी प्रकार से 37, 38, 39, 70, 37, 34, 30 नीचे होते गया है। सारणी के आंकड़े के आधार पर आलेख खींचिए। इस आंकड़ों के आधार पर हमें एक आलेख खींचना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह आलेख पहले खींचे गए आलेखों से अलग है। समय बढ़ने के साथ साथ पहले तापमान बढ़ रहा है तथा एक समय के बाद कम भी हो रहा है। क्या आप इस कारण सोच सकते हैं, क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं, अपने साथियों से इस पर चर्चा कीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही अपराह्न होता है फिर दिन क्या होता है, कम ढलते जाता है, 5-6 बजे तापमान कम होते जाता है, क्योंकि रात्रि का समय होने वाला रहता है। इस वजह से तापमान सुबह ज़्यादा रहता है, शाम को कम हो जाता है। इस आलेख के आधार पर 5 निष्कर्ष लिखें। इस आलेख को आधार पर 5 निष्कर्ष लिखें और इस आलेख को पहले दर्शाना देख लेते हैं कैसे दर्शाया है। पहले तो समय को 6 से लेकर 6 बजे तक को किसमें दर्शाएंगे, समय के ऊपर
समय के अनुसार क्या हो रहा है, समय के ऊपर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है ना। तो ये क्या है, तापमान किस में आएगा, वाई अक्ष पे, और समय एक्स अक्ष पे। क्यों, क्योंकि ये जो राशि है तापमान वो ये जो एक्स अक्ष के लिए जो राशि हम चुने मतलब समय के ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से ये वाई अक्ष पे आएगा, ये एक्स अक्ष पे। अब देखते हैं, समय को 6 से लेकर फिर 6 तक दर्शाना है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से लेकर फिर 6 बजे तक शाम के, है ना। दोनों में लूप आएगा एक्स और वाई में, है ना, क्योंकि 0 से लेकर 6 बजे तक को हम एक एक्स अक्ष के बड़ा खाना को 6 घंटा मान रहे हैं, 1 घंटा, एक से लेकर एक बड़ा खाना को 0 से लेकर 6 जो है 1 घंटा, फिर 7 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा मान रहे हैं, इस वजह से। अब तापमान किस कैसे है, 23 ऐसे करके आंकड़े दिए हुए, तो ऐसे देंगे 23, 25 ऐसे करके हैं, तो 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके आंकड़ों में किस डिग्री सेल्सियस में तापमान को लेंगे वाई अक्ष पे। अब 6 बजे 23 है, तो 20 से ऊपर 6 बजे सुबह तापमान कितना है, 20 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहाँ पे बिंदी है ना। 7 बजे 25 है, जस्ट यहाँ पे 20 और 25 के यहाँ पे बीच में आएगा 23। उसके बाद 7 बजे 25 है, 8 बजे 27 है, 30 और 25 के बीच, 9 बजे 29 है, 30 से थोड़ा सा नीचे, 10 बजे 31 है, 30 से थोड़ा सा ऊपर, 11 बजे 33 है, 30 और 35 के थोड़ा नीचे, है ना। उसके बाद 12 बजे 35 है, जस्ट 35 पे, 35.5 है, मतलब थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 1 बजे 37 है, 35 से थोड़ा ऊपर, और 2 बजे 38 है, 40 से थोड़ा सा नीचे, फिर 3 बजे 39 है, 40 के पास में थोड़ा सा, है ना, और 4 बजे फिर 37 है, कम हो जा रहा है, फिर 5 बजे 34, 35 से थोड़ा नीचे, उसके बाद 6 बजे 30 डिग्री है। इन बिंदुओं को मिलाने से हमें एक वक्र रेखा यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे अपराह्न और पूर्वाह्न में तापमान बढ़ रहा है अभी और घट रहा है, उसको हम वक्र पे यहाँ पे दर्शाते हैं, सॉरी आलेख पे। आगे देखते हैं आलेख 8 दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं।